किसान साथियों, आज हमारे बीच हैं शीशमबाड़ा देहरादून के वैज्ञानिक सी डॉक्टर सहदेव चौहान। आप प्रभारी भी हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड P2 मूल बीज फार्म के। और आज डॉक्टर साहब हम बात करने वाले हैं कि रेशम कीट पालन में साफ सफाई और जो विशुद्धिकरण है इसकी क्या भूमिका होती है, क्योंकि कई हमारे उत्तराखंड के किसान ऐसे हैं जो रेशम कीट पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब हम रेशम कीट पालन में साफ सफाई की आज हम बात कर रहे हैं और स्वच्छता तो वैसे भी हमारे आसपास होनी बहुत ज़रूरी है। तो रेशम कीट के लिए ये साफ सफाई कितनी ज़रूरी हो जाती है? देखिए कि रेशम जो कीट पालन है हमारा यहाँ किसान स्तर के ऊपर और हमारे जो लैब में भी हम करते हैं, तो वहाँ साफ सफाई और उसका विशुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर रेशम कीट फसल की हमें कोया फसल की भरपूर पैदावार लेनी है तो उसकी रेशम कीट की जो प्रारंभिक अवस्था से लगा करके अंतिम अवस्था तक उसका रोग मुक्त वातावरण होना नितांत आवश्यक है। यानी कि अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो उत्पादन में भी इसका फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा जी। अच्छा, अब हम साफ सफाई की बात करें तो किस तरह से हम इसका विशुद्धिकरण करते हैं? उसमें देखिए कि जब भी हम रेशम कीट पालन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु हैं कीट पालन के दौरान लगते हैं, क्योंकि उसमें वातावरणीय स्तर को भी हमें देखना होता है। और जैसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ है, कुछ कवक वगैरह है, उनका भी हमें विशुद्धिकरण करना होता है जी। क्योंकि विशुद्धिकरण अगर नहीं करेंगे तो कीट पालन के दौरान है उसमें रेशम कीट में विभिन्न प्रकार के रोग भी लग सकते हैं, जिससे कि हमारी कोया फसल को हानि पहुंच सकती है। तो कौन कौन से विशुद्धि कारक हैं डॉक्टर साहब जिनका हम प्रयोग में लाते हैं? इसमें मुख्य रूप से जो है भूजा चूना होता है उसको हम काम में लेते हैं, फॉर्मलिन होता है उसको हम काम में लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, और एक क्लोरीन डाइऑक्साइड करके एक विशुद्धि कारक आता है उसको हम काम में लेते हैं जी। क्योंकि अगर हम इन कारकों के अलावा और भी अपनी मर्जी से चीज़ों को ले लेते हैं तो ये रेशम कीट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर ये रेशम कीट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड और जो मानकीकृत विशुद्धि कारक है उन्हीं का हमें प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा विशुद्धिकरण को जानेंगे डॉक्टर साहब कि किन विधियों को हम प्रयोग में लाते हैं, कैसे हम इसका विशुद्धिकरण कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है विकास साहब, आपने ये कहा है, क्योंकि जब भी हमारा कीट पालन होता है, देखिए हमारा जो रेशम कीट पालन है जो ये सहतूत के ऊपर पाया जाता है उसको हमेशा इंडोर रेयरिंग की जाती है। इंडोर में इसका इंडोर का मतलब ये है कि कीट पालन कक्ष के अंदर उसका कीट पालन किया जाता है। तो जब कीट पालन कक्ष अगर रोगाणु युक्त या उसका साफ सफाई वगैरह नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें आप ये देखिए कि जब भी आप कीट पालन वगैरह कर रहे हैं या प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे पहले आपको है उसका विशुद्धिकरण करना है। उसमें आपको ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाना है, फॉर्मलिन का भी घोल बना करके उसको आपको ट्रीट करना है। उसके बाद में आपको जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है उसमें विभिन्न चरण है, उन विभिन्न चरणों को अपनाते हुए आपको विशुद्धिकरण करना है। अच्छा, घोल बनाते समय कुछ मात्रा का हमें ध्यान रखना है? हाँ, ये बहुत विशेष प्रश्न है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक क्लोरीन डाइऑक्साइड करके आता है जिसे किसान भाई अपना सैनिटैक या सैरिक्लोर के नाम से जानते हैं। अगर उसका 20 लीटर का घोल बनाना है तो उसमें हम ये क्या करेंगे कि 2% का हम सैनिटैक लेंगे और उसके अंदर 0.5% भुजा चूना उसमें मिलाएंगे एक बार। तो उसको नाप करके आपने एक जगह रख लिया। क्लोरीन डाइऑक्साइड का जो है 2.5 लीटर का जो घोल बनाना है उसमें आधा लीटर एक बर्तन में ले लीजिए आप। उसके साथ ही साथ एक सक्रेक आते हैं, उनको भी उसमें मिला करके रख दीजिए और थोड़ा हिलाइए। हिलाने के बाद में 5 मिनट उसको उसमें रख दीजिए। तो उससे आप देखेंगे किसान भाई कि उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और दूसरी तरफ जब वो आपने 100 ग्राम भुजा चूना आपने ले रखा है उसको अलग से रखिए और उसको, क्योंकि हम 20 लीटर का घोल बना रहे हैं तो 19.5 लीटर पानी लेकर के उसको चूने को उसके अंदर मिला दीजिए। तो ये मिला दिया तो आपका 19.5 लीटर का ये आपका बन गया। फिर उसके बाद में आप ये जो सैनिटैक है जो 500 ml आपने आधा लीटर लिया है वो उसमें मिला दीजिए और मिला करके उसको अच्छे से हिला करके उसको छान लीजिए। तो ये आपका 20 लीटर का घोल बन गया है तैयार। और उसको आप है जो पावर स्प्रे से, जो आपके पास में स्प्रेयर वगैरह है उससे पावर स्प्रे से पूरा कीट पालन कक्ष को और उसके साथ ही साथ उसके साथ में जो उपकरण काम में आते हैं उनका भी डिसइंफेक्शन, उसका भी विशुद्धिकरण किया जाना
जाना चाहिए। तो घोल हमारा जब बन जाएगा उसके हम तुरंत बाद इसका छिड़काव कर सकते हाँ, ये एक है कि जैसे ही आपने घोल बनाया, घोल को ऐसा नहीं कि जैसे सवेरे हमने घोल बना दिया, दोपहर में काम ले रहे हैं या शाम को काम ले रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे ही आपने घोल बनाया तो उसको कुछ ही समय में उसका उपयोग कर सकते हैं आप। अच्छा, जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, जब हम छिड़काव कर रहे हैं जी, तो क्या कुछ सावधानियों का हमें ध्यान रखना होगा? हाँ, सावधानियों का जैसे ही, क्योंकि हमारे फसलों में भी हमारे किसान भाई वगैरह बहुत, जब कीटनाशक का जब स्प्रे वगैरह करते हैं तो इसमें भी आपको जब दस्ताने, हाथ के दस्ताने हैं, मुंह को आपको बचा करके रखना है। घर में छोटे बच्चे वगैरह हैं या गाय भैंस वगैरह है तो उनसे भी उस चीज़ को थोड़ा दूर रखना है। और कीटों को भी, जो कीट है उस पे भी हमें स्प्रे करने से थोड़ा बचना नहीं, कीट को अभी हमें स्प्रे नहीं करना है। ये जो स्प्रे करना है कीट पालन प्रारंभ करने से पहले आपको स्प्रे करना है। और जो किसान साथी कीट पालन कर रहे हैं जी जी, तो उनके लिए भी ये विशुद्धिकरण जरूरी हो हाँ, जाता है, तो वो कैसे डॉक्टर साहब इस पे छिड़काव कर सकते हैं? उसमें ये है कि मान लीजिए कि रेशम कीट पालन में अगर कोई बीमारी लगती है तो उसके लिए बैड डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं। एक चूना होता है, भुजा चूना है, उसको आप ले लीजिए। भुजा चूना एक इतना अच्छा और सस्ता विशुद्धिकारक है कि उसको आप हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे ये विशुद्धि कारक हैं किस प्रकार के ये होने चाहिए? कुछ गुण इनके होते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर इनके गुण होते हैं। एक तो ये जो विशुद्धि कारक हम लेते हैं उसकी जो गुण होने चाहिए वो विस्तृत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक उसी के लिए कि एक ही रोग के लिए, क्योंकि रेशम कीट में अनेक प्रकार के रोग लगते हैं जो वायरस को भी करते हैं, वायरस से होते हैं और बैक्टीरिया से होते हैं, फंगस से होते हैं। तो इन सब में ये क्रियाशील होना चाहिए। प्लस उसकी ये है कि आप अगर उसका स्पर्शकारी गुण भी होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपने स्प्रे वगैरह किया तो मान लीजिए पहले से ही कोई अगर उसमें रोगाणु है, आपने पहले कीट पालन किया और कीट पालन के बाद में कोई रोगाणु वगैरह रह गया हो तो उसको भी आप नष्ट कर सकते हैं। तो वो एक स्पर्शकारी गुण होना चाहिए। उसकी जो पीएच है वो हर एक उस पर क्रियाशील होनी चाहिए, पानी में अच्छे से घुल जाए और लंबे समय तक उसकी क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिए, ये भी है। और साथ ही साथ उसका ये है कि कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता के साथ हमें यह भी देखना होता है कि हमें आर्थिक रूप से भी ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और मार्केट में जो बाज़ार में वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाए। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो अनेक प्रकार की है, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ मैदानी हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि विशुद्धिकारक आसानी से बाज़ार में मिल जाए। प्लस ये है कि उसमें कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, अविषैला होना चाहिए और ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए। दाग धब्बे वगैरह कोई न छोड़े, उसका भी हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। जी, जब भी आप ये विशुद्धि कारक खरीद रहे हैं जी, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हाँ, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे तो जो विशुद्धि कारक वगैरह है ये हमारे राज्य रेशम निदेशालय वगैरह है, वहाँ से किसानों को दिए जाते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि जो किसान साथी रेशम कीट पालन कर रहे हैं तो क्योंकि हम इनमें सहतूत की पत्तियां वगैरह डालते हैं तो जब इनका अवशेष बच जाता है तो इसको हम किस तरह से साफ सफाई इनकी कर सकते हैं? क्योंकि आज हम साफ सफाई पे भी बात कर रहे हैं, विशुद्धिकरण पे तो आपने काफी विस्तार से बताया, थोड़ा इसकी साफ सफाई पे भी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न दिया है, क्योंकि जब कीट पालन हम करते हैं तो उसमें रेशम कीट की जो विष्ठा है, मल वगैरह है, वो भी उस कीट पालन ट्रे के अंदर रहते हैं। और जो हम सहतूत की पत्तियां वगैरह उनको देते हैं तो सारी की सारी पत्ती वो रेशम कीट नहीं खा पाता, तो कुछ पत्ती रह जाती है। तो उन पत्तियों को प्लस रेशम कीट के जो मल है उनका हमें पूर्ण रूप से निस्तारण किया जाना जरूरी है जी। उसके लिए प्रतिदिन हम उसका रेशम कीट जो ट्रे है, हमारी रेयरिंग ट्रे है, उसका साफ सफाई वगैरह डेली उसको करना चाहिए। वो कीट आप अलग करके और फिर उसकी सफाई कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए रेशम कीट नेट होते हैं, जैसे हम रेयरिंग नेट्स वगैरह कहते हैं, नेट के थ्रू आप रोज़ के रोज़ उनका साफ सफाई वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद उस ट्रे में भी हम कुछ जो है ये हमारे विशुद्धि कारक हैं इनका प्रयोग करते हैं? हाँ, उस केस में भी हम विशुद्धि कारक, क्योंकि जब रेशम कीट पालन है अपनी अलग अलग अवस्थाओं से निकलता है तो एक अवस्था आती है जब वो नींद में जाता है, दूसरी अवस्था आती है जब वो नींद से बाहर आता है। तो जब नींद में जाता है तो आपको उसमें चूने का प्रयोग करना चाहिए, और जब नींद से बाहर आता है तो उसमें जो विष संक्रमक है जैसे बैड डिसइंफेक्टेंट वगैरह है उनको हमें काम में लेना चाहिए। जी, अगर हम निरंतर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं करते, विशुद्धिकरण नहीं करते,
तो हमारे जो रेशम कीट हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आप देखिए कि कभी कभी तो हमने ये भी नोट किया है कि अगर जहाँ साफ़ सफाई या विशुद्धिकरण वगैरह नहीं किया गया है तो पूरी की पूरी किसान भाई की फसल को भी नुकसान और उसका जो मार्केट में जो वैल्यू वगैरह बहुत कम हो जाएगा। आपने बताया था शुरुआत में कि कई सारे रोग उनको लग जाते हैं। जी। तो अगर कभी कोई रोग हमें अपने कीटों पे नज़र आए तो थोड़ा सा उसको भी जानेंगे कि कैसे हम इसको उपचारित करेंगे फिर। जी जी हाँ, ये भी अच्छा, क्योंकि शुरू में बातचीत के दौरान मैंने बताया था कि रेशम कीट पालन के दौरान उसमें जीवाणु का भी संक्रमण हो सकता है, विषाणु का भी हो सकता है, कवक का भी हो सकता है और एक प्रोटोजोअन डिजीज़ वगैरह होती है। विषाणु से जो बीमारी वगैरह होती है उसको हम ग्रेसरी कहते हैं। कि ग्रेसरी हमारे यहाँ पर मैंने कई फील्ड में भी देखा है कि ग्रेसरी कभी जब वातावरण का टेम्परेचर ऊपर नीचे वगैरह या ह्यूमिडिटी प्रॉपर नहीं है तो वहाँ ग्रेसरी होने के चांसेस रहते हैं। और मान लीजिए कि अगर बैक्टीरिया का है तो उसमें फ्लैचरी हो जाएगा, फंगस का है तो उसमें मस्कार्डियन रोग लग जाता है। और एक सबसे खतरनाक जो बीमारी हमारे डिजीज़ कहते हैं वो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है और उसको पेब्रिन रोग कहते हैं। अगर पेब्रिन रोग अगर उसमें लग जाता है तो आपकी फसल पूरी की पूरी नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो उपचारित करने के लिए कुछ हमें इस्तेमाल करना होगा, कुछ दवा वगैरह या कुछ? हाँ, रेशम कीट में ये है कि प्रारंभिक अवस्था में तो आप प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें रोग हो गया है और इतना रोग हो गया है कि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड भी क्रॉस हो गया है तो उसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसमें ये है कि जो हमारे पास जो बीमारियों से ग्रसित नहीं है उन्हीं को हम कीड़ों को अलग कर देना चाहिए। अच्छा। ताकि कि ये हमारी फसल बच जाए। मतलब सावधानियों के साथ हम अपने जो स्वस्थ रेशम कीट हैं उनको हम बचा सकते हैं। यस, उनको हम बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते कार्यक्रम में कोई संदेश आप हमारे रेशम कीट पालन साथियों को देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आज साफ़ सफाई की बात चली है, विशुद्धिकरण की बात चली है, तो मैं अपने क्षेत्र के किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो जब भी रेशम कीट पालन करें तो अपने व्यक्तिगत और आसपास के जो परिवेश है रेशम कीट पालन का उसका साफ़ सफाई वगैरह बहुत रखें। जब भी आप कीट पालन गृह में जाएं तो अपने हाथ को पाँव को वगैरह अच्छे से साफ स्वच्छ करके जाएं और जो उसके अंदर जो उपकरण काम वगैरह आते हैं तो उन उपकरणों को किसी दूसरे किसान भाइयों के वहाँ से भी अपना न लें, क्योंकि अपना जो उपकरण है आप ही काम लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जी, तो डॉक्टर सहदेव चौहान आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने रेशम कीट पालन में साफ सफाई और विशुद्धिकरण की जो भूमिका है इस विषय में हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों को भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।